स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं सीटेट एसएसटी पोर्शन के लिए। इससे पहले हम 6 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 7, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया को समझना। देखो भाई, मीडिया संचार के सभी साधनों को कहा जाता है। संचार के जितने भी साधन हैं उनको हम मीडिया ही कहते हैं, चाहे टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर हो, सोशल मीडिया हो। टेलीफोन से लेकर टेलीविजन पर आने वाली खबरें सभी मीडिया का ही रूप है। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र मीडिया के रूप हैं। ये लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। ये इनकी जो पहुंच है लाखों लोगों तक है, इसलिए इसे मास मीडिया कहा जाता है। ठीक है। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। मीडियम का प्लूरल बहुवचन है मीडिया। ठीक है। इट डिस्क्राइब डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन सोसाइटी। यह समाज में संचार के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। मीडिया और प्रौद्योगिकी का क्या रिलेशन है भाई? मीडिया और टेक्नोलॉजी। तो देखो भाई, बिना मीडिया के लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है। मीडिया के बिना जीवन बहुत कठिन है, क्योंकि कोई खबर ही नहीं मिल पाएगी। और केबल टेलीविजन एंड द इंटरनेट आर रीसेंट डेवलपमेंट। केबल टीवी, डिश टीवी, इंटरनेट हाल ही की खोजें हैं ये मीडिया में। बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल चेंज। समाज में बदलाव के लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक अहम भूमिका निभाती हैं। और बदलती तकनीक मीडिया को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, खबरें हमारी पहुंच सकती हैं। टेलीविज़न हमें विश्व समुदाय का हिस्सा महसूस कराता है। पूरे वर्ल्ड की खबरें हमें मिलती हैं, हमारी खबरें उन्हें मिलती हैं। जैसे ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो सारी अपडेट सबको है मीडिया की वजह से। मीडिया का दायित्व इतना है कि वो निष्पक्ष रहे, फेयर रूप से काम करे, बैलेंस्ड न्यूज़ दे। ठीक है, बिक ना जाए, बिकाऊ मीडिया ना हो। मीडिया इज नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं दबाव रहता है। मीडिया पर सरकार के नियंत्रण को सेंसरशिप कहा जाता है। अगर सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर ले, यानी कि सरकार कहे कि हम जो न्यूज़ चाहते हैं वही दिखाओ, तो इस चीज को कहते हैं सेंसरशिप। बड़ी कंपनियां भी मीडिया को नियंत्रित करती हैं। स्वतंत्र मीडिया का अर्थ है समाचारों पर किसी का नियंत्रण ना हो। जैसे आपातकाल के समय हो गया था, तो आपातकाल के समय संचार मंत्री थे तब के, उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बुलाया और कहा कोई भी खबर छापोगे अखबार में, उसकी पहले कटे कॉपी हमारे पास आनी चाहिए, हम उसको अप्रूव करेंगे तो ही छापोगे, नहीं तो नहीं छापोगे। मीडिया और पैसा। तो मीडिया की तकनीक बहुत महंगी है। न्यूज स्टूडियो में एंकर के अलावा कई कार्य कर्मचारी होते हैं। नई तकनीकी खरीदने में बहुत पैसा खर्च होता है ना। अब इन खर्चों को पूरा करने के लिए मीडिया को धन की आवश्यकता होती है, पैसे की। मीडिया हैज बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ बिग कंपनीज। मीडिया आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों की संपत्ति बन गया है। मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से पैसा कमाता है, जो एडवर्टीजमेंट वो चलाते हैं टीवी पर। अब मीडिया और लोकतंत्र का क्या रिश्ता है? तो भैया, लोकतंत्र को बनाए रखने में मीडिया का अहम रोल है। सरकार से सवाल जवाब करना, सरकार गलत कर रही है तो उससे पूछना, ये मीडिया का काम है लोकतंत्र के मजबूत बनाए रखना। लेकिन मीडिया क्या है, बिक जाती है, तो फिर सरकार के कहने पे काम करती है। तो लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह देश और दुनिया की घटनाओं की जानकारी देता है। लोग मीडिया रिपोर्ट से महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हैं। मीडिया लोगों को सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करता है, एनालिसिस करता है। जन आंदोलन और हस्ताक्षर अभियान को मीडिया समर्थन देता है। जन आंदोलन जो हो रहे हैं वहां पे मीडिया पहुंच जाएगा और उनको टेलीकास्ट करेगा, टीवी पर दिखाएगा, जिससे लोगों तक उनका संदेश पहुंच सके। जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था 2011-12 में। एजेंडा तय करना।
तो मीडिया तय करता है कि किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाए। कुछ मुद्दों पर ध्यान देकर मीडिया जनमत को प्रभावित करता है। इसे ही एजेंडा तय करना कहा जाता है। मीडिया लोगों को सरकार के कामकाज को समझने में मदद करता है। सरकार अगर गलत करे तो बुराई भी करता है, करनी चाहिए। मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी कि वो जो पूछना चाहता है पूछे, जिससे पूछना चाहता है, सरकार में मंत्री से पूछना चाहता है पूछे। ठीक है। फिर मीडिया में टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र शामिल है। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र जनसंचार का माध्यम कहलाते हैं। मास मीडिया का केबल टीवी और इंटरनेट हाल ही की घटनाएं हैं। मीडिया की तकनीकी लगातार बदल रही है। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी और रेडियो आते हैं। बेहतर तकनीकी से आवाज और चित्र, यानी कि जो पिक्चर क्वालिटी है और साउंड क्वालिटी वो बहुत अच्छी आती है। मीडिया कैमरा और उपग्रह जैसे महंगे उपकरणों का उपयोग करता है इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने में। ठीक है। वास्तव में मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, ये बताया गया है। एक कारण इनमें से है सरकार का कंट्रोल। सूचना रोकने को सेंसरशिप कहते हैं। जैसे आपातकाल लगा था 1975 से 77 के बीच में, तब मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई थी। मनमानी तरीके से काम नहीं करने दिया। अगला है अनपैकिंग जेंडर। जेंडर से रिलेटेड है, सोसाइटी का मुद्दा है। सेक्स का मतलब है रिफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल, उसे सेक्स कहेंगे। जेंडर क्या है? रिफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल, बिहेवियर, एक्टिविटी एंड एट्रीब्यूट्स दैट अ सोसाइटी कंसीडर एप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वुमेन। जेंडर का मतलब क्या है? समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित भूमिकाओं, व्यवहारों और गतिविधियों को दर्शाता है जेंडर। जेंडर उन अपेक्षाओं से जुड़ा है जो समाज हमारे जन्म के आधार पर हमसे करता है। पहचान क्या है? आइडेंटिटी, स्वयं के बारे में हमारी समझ क्या है, वही हमारी आइडेंटिटी है। समाज इस बात को प्रभावित करता है कि हम स्वयं को लड़के या लड़की के रूप में कैसे देखते हैं। ठीक है। और स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? लोगों के बारे में बनी स्थिर और सरल धारणाएं, पूर्व धारणाएं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां देखभाल करने वाली होती हैं, तो ये धारणा ही तो बना रखी है। जेंडर बेस्ड चीजें हैं ये। स्टीरियोटाइप लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल। स्टीरियोटाइप्स की वजह से लोगों की जो पोटेंशियल है उस पर लिमिट लगती है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती हैं। अलग अलग तरीके से बड़ा होना, सामाजिक विविधताएं देखने को मिलती हैं हमें। एक ही समाज में समय के साथ बचपन बदलता रहता है। यह सिद्ध करता है कि लैंगिक भूमिकाएं सीखी जाती हैं, जैविक नहीं होती। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, 1920 के दशक का समूह। मार्गरेट मीड्स रिसर्च शोड इन अ डिफरेंट चाइल्डहुड पैटर्न। मार्गरेट मीड के रिसर्च से ये पता लगता है कि बचपन का एक अलग स्वरूप दिखाया गया है। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वे जीवन कौशल बड़े बच्चों और वयस्कों से सीखते थे। इन कौशलों में बच्चों की देखभाल और घरेलू काम शामिल थे। मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधियां थी, है ना। लड़के विभिन्न चरणों में मछली पकड़ना सीखते थे। 5 से 6 वर्ष के बच्चे छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, और 9 वर्ष की उम्र में लड़के बड़े बड़े लड़के के साथ बाहर काम करने जाते थे। इन कार्यों में मछली पकड़ना, नारियल लगाना आदि शामिल है। किशोर लड़कियों को काफी स्वतंत्रता थी, वे खेती, टोकरी, बुनाई और बच्चों की देखभाल करती थी। ऐसे घेर दिया जाता था उनको, है ना, मन मर्जी का काम न कर पाए। वे अपना काम स्वयं व्यवस्थित करती थी। 14 वर्ष के बाद लड़कियां भी मछली पकड़ने जाती थी। जिम्मेदारियां साझा की जाती हैं। मुख्य निष्कर्ष ये है, बड़े बच्चे छोटे बच्चे की परवरिश में मदद करते थे, मम्मी पापा की। व्यवहारिक कौशल चरणों में सीखते थे, है ना। अब दूसरा एग्जांपल मध्य प्रदेश के लिए है 1960 का। यह उदाहरण कम उम्र में लैंगिक भेद को दर्शाता है। लड़कों और लड़कियों के स्कूलों की संरचना अलग अलग थी। लड़कियों के स्कूल में बंद आंगन होते थे,
इससे सुरक्षा और अलगाव सुनिश्चित होता था। लड़कों के स्कूल में खुले मैदान होते थे। स्कूल के बाद व्यवहार अलग होता था। लड़कियां समूह में घर जाती थीं और उनकी आवाजाही सीमित थी। लड़के सड़कों का स्वतंत्र उपयोग करते थे। ये भेदभाव हो रहा है ना। वे खेलते, साइकिल चलाते या बाहर समय बिताते। सड़क को लड़कों की जगह माना जाता था। मुख्य निष्कर्ष, स्वतंत्रता और स्थान में असमानता देखी गई। घरेलू काम का मूल्यांकन। महिलाओं द्वारा किया गया घरेलू काम अक्सर अदृश्य रहता है, दिखाई नहीं देता। इसमें खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल शामिल है। इससे महिलाओं का स्वाभाविक कर्तव्य माना जाता है। यह अधिकतर बिना वेतन का काम होता है, जिसकी कोई सैलरी नहीं मिलती महिला को। यह समय लेने वाला और शारीरिक रूप से थकाने वाला काम होता है। बिना वेतन होने के कारण इसका मूल्य कम आंका जाता है। और महिलाओं के जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है? दोहरा बोझ। महिलाएं घर का, बाहर का, दोनों जगह का काम करती हैं। उनके काम के घंटे पुरुषों से अधिक होते हैं। उन्हें कम आराम का समय मिलता है। सीमित अवसर शिक्षा और करियर को प्रभावित करते हैं। देखभाल में बीमार और बुजुर्गों की सेवा शामिल होती है जो ये करती हैं। यह काम भावनात्मक और शारीरिक रूप से थकाने वाला होता है। यह कार्य अधिकतम महिलाएं और लड़कियां करती हैं। विमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। महिलाओं का कार्य और समानता। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी दी है समानता की। भेदभाव बचपन से ही शुरू हो जाता है लड़का लड़की में। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्रभावित करता है। महिलाओं के कार्य को कम महत्व दिया जाता है। सरकार सरकार महिलाओं के बोझ को मान्यता देती है। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों की देखभाल में सहायता करते हैं। इससे महिलाएं रोजगार कर पाती हैं अगर वो फ्री हो जाती हैं बच्चों के पालन पोषण से। कुछ कार्यस्थलों पर शिशु गृह बनाए गए हैं। यह कामकाजी माताओं की सहायता करता है ना। परिवर्तन की आवश्यकता है हमें सोसाइटी में। वास्तविक समानता के लिए सोच में बदलाव आवश्यक है। घरेलू काम को महत्व दिया जाना चाहिए। लड़कियों और महिलाओं को समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये देखा हमने। अगला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो देखो भाई, कॉन्स्ट संविधान मूल सिद्धांतों और स्थापित नियमों का एक समूह है जिनके अनुसार किसी राज्य का शासन चलता है। हर देश का एक संविधान होता है, उसके अनुसार सरकार चलती है। देश की सर्वोच्च कानून की किताब होती है ये। ठीक है। लेज आउट आइडियल्स, आदर्शों की स्थापना। संविधान समाज की मूल प्रकृति के बारे में बताता है। यह उस प्रकार के देश को दर्शाता है जिसमें लोग रहना चाहते हैं। यह लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता और न्याय जैसी साझा मान्यताओं को दर्शाता है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करता है। यह बताता है कि सरकार कैसे बनाई जाएगी। हमारे यहाँ कैसे बनती है सरकार, ये हमने देख लिया। यह तय करता है कि किसके पास शक्ति होगी और निर्णय कैसे लिए जाएंगे। यह संसद, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की संरचना बताता है, कैसे कैसे बनेंगे ये। शक्ति पर लिमिट लगाता है जिससे इसका दुरुपयोग ना हो। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों की शक्ति अलग अलग है। यह नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था बनाए रखता है, चेक्स एंड बैलेंस। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से लोगों की रक्षा करते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की भी बात की गई है आर्टिकल 29-30 फंडामेंटल राइट में। यह बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के दमन को रोकता है। यह उनकी संस्कृति, धर्म और शिक्षा की रक्षा करता है। ठीक है। फंडामेंटल राइट की गारंटी हमें संविधान देता है। संविधान बना कैसे? तो देखो भाई, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी। कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था।
और प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा उन सदस्यों को चुना गया था। सभा भारत की विविधता को दर्शाती है, अलग अलग धर्म के कम्युनिटी के लोग शामिल थे। सदस्य विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और लिंगों से थे। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और परमानेंट और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक कहते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस क्या है? तो भैया लगभग 3 साल लिए इसने बनने में। दो साल 11 महीना 18 दिन लगे। जितने भी सदस्य थे सभी सदस्यों ने सभी प्रावधानों पर चर्चा की, बहस की अच्छे से। उन्होंने भारत की विविधता और असमानताओं पर विचार किया, जाति व्यवस्था और गरीबी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अन्य देशों के संविधान का भी अध्ययन किया, वहां से जो चीजें अच्छी लगी अपने संविधान में शामिल कर ली। ठीक है। संविधान 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया। इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी को। इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इंडिया एक संप्रभु गणराज्य बन गया। संविधान की विशेषताएं क्या है हमारे संविधान की? फेडरलिज्म, संघवाद है हमारे यहाँ, एक से अधिक स्तर हैं सरकार के। ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, संसदीय व्यवस्था चलती है इंग्लैंड वाली। प्रधानमंत्री रियल हेड होता है, लोग संसद और विधानसभाओं के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। शक्तियों का पृथक्करण हमें देखने को मिलता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की तीनों की शक्ति अलग अलग है। कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करेगा। फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, 7 थे अब 6 दिए गए हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। अगर उल्लंघन किया किसी ने तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। डीपीएसपी दिए गए हैं वेलफेयर के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। हम सेकुलर कंट्री हैं, 1976 में जोड़ा गया ये शब्द। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है। कंक्लूजन इसका यही निकलता है दोस्त कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट होते रहते हैं। गवर्नेंस का एक फ्रेमवर्क देता है, ये लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और इसमें लोगों की एस्पिरेशन रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। हर नागरिक को संविधान को समझना बहुत जरूरी है, संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी चीजें समझ में आएंगी और वो देश हित में व्यक्ति सोच पाएगा, देश की गवर्नेंस के बारे में समझ पाएगा, देश की शासन व्यवस्था के बारे में समझ पाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस किया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बेसिक, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया है। अगला चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे आगे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, चैप्टर 10। यानी कि 9 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। हम कितना डिस्कस कर चुके हैं? 9 चैप्टर। अब तो 1 2 चैप्टर ही हैं, तो ये पूरा सिविक्स हो जाएगा। एक बार सिविक्स पूरा हो जाएगा फिर हिस्ट्री ले लेंगे, फिर जो है ज्योग्राफी ले लेंगे। ठीक है। एक एक से खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आप प्रॉपर रिवीजन कर पाओ। एक बार हो जाएगा सिविक्स तो फिर आप उसके पीवाई की प्रैक्टिस कर पाओगे, तब तक हम दूसरा शुरू कर देंगे। ऐसे तीनों हम बारी बारी से कराने वाले हैं। ठीक है। और हाँ, कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके छोड़ दिया करें। उन चीज़ों को आपको क्लास में शामिल किया जाएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड उनको एक्सप्लेन किया जाएगा क्लास में। मैं प्रेमपाल सिंह आज के लिए विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।